हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपको फिजिक्स का उष्मा चैप्टर को कवर किया जाएगा जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जो बुक है उससे कवर किया गया है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको उष्मा चैप्टर से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है ना। और आपको पता है कि जो लुसेंट का न्यू एडिशन बुक है वो क्या चीज़ है, ये तो सभी को पता है जो तैयारी करते हैं कंपटीशन की, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और 1 मिनट बस आप क्या करें, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। आप एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि पहले सब चीज़ कर दीजिए, उसके बाद में आपको पढ़ाना शुरू करेंगे तो बीच में कोई भी डिस्टर्ब पे हम आपको नहीं करने वाले हैं। तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं क्या हो जाएगी? उसके अणु क्या हो जाएंगे? तो उसके अणुओं की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब गर्म करेंगे वस्तु को तो उसके अणुओं की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे ये रॉड है, इसको गर्म करेंगे तो देखते हैं इसमें ज़्यादा गर्म कीजिएगा तो ये पिघल जाएगा, ये अणु क्या हो जाएंगे? आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, यानी कि चाल बढ़ जाएगी उसके अणुओं की। 2 नंबर प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? किसी वस्तु का ताप उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा, किसका? औसत गतिज ऊर्जा के तापमान का सूचक होता है। आपको याद रखना है किसके? गतिज ऊर्जा के सूचक होते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होगी? तो क्या होगी ऊष्मा? तो अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। और देखिए जो एग्जाम में पूछा हुआ है बगल में लिखा रहेगा, ये सीडीएस एग्जाम 2004 में पूछा हुआ है और न्यू एडिशन है तो 2024 का प्रश्न भी मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जब जब एग्जाम में पूछा गया है टोटल आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का क्या अर्थ होता है? तो ताप में वृद्धि का अर्थ अभी आपको बताए हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऊष्मीय ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 5 नंबर देखिए, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या हो जाएगा? गर्म करेंगे तो ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है, तो ठंडा करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसकी चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ये तो जानते हैं आप। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? इसका सबसे पहले प्रमाण दिए थे रमफोर्ड। रमफोर्ड दिए थे। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था? किसने ऐसा किए थे? तो ये थे डेवी। कौन थे? डेवी। 8 नंबर प्रश्न देखिए, और इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपको तो मालूम ही होगा ये क्या चीज पुस्तक है ये। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो दिए गए कार्य और उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान क्या होता है? तो इसका मान होता है उपर्युक्त सभी होते हैं, सभी इसका मान होता है, यानी 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी, या इसको कह सकते हैं 4.186 जूल कैलोरी, और या बोल सकते हैं इसको 4.186 गुना 10⁻⁷ अर्ग कैलोरी। ये सभी होते हैं, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें सब सही कौन है? इसमें सही कौन है आपसे पूछा गया है, तो सही ये है J बराबर होता है W/Q। J बराबर W/Q। अगला प्रश्न है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है, कारण क्या है? जब उसको मंथन कीजिएगा तो उसका ताप बढ़ जाएगा थोड़ा सा, कारण क्या है? यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा बदल जाता है किसमें? ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। अगला प्रश्न देखिए, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? वाष्प इंजन में, तो ये किस कारण से हो जाता है? ये बॉयलर के
अंदर उच्च दाब होता है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। ठीक है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म हो जाता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी क्या होता है? गर्म हो जाता है। क्या कारण है इसका? इसका कारण है पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है, यानी कि वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है पृथ्वी का तापमान। आप जब कल के पानी पीते हैं या तो आप नल चालू करते हैं डायरेक्ट, जो डायरेक्ट चालू करके पीते हैं, आप जानते हैं क्या बात बताना चाह रहे हैं हम, तो वो गर्म होता होगा। ठीक है ना। रीजन क्या है? ठंडे के दिनों में गर्म होता होगा। रीजन क्या है? तो रीजन यही है कि पृथ्वी के भीतर का तापमान और वायुमंडल के तापमान से क्या होता है? अधिक होता है, यानी पृथ्वी के अंदर वाला ज्यादा होता है और ऊपर वाला कम होता है। यही कारण है बस। ये यूपीपीसीएस से पूछा हुआ प्रश्न है। एएसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? तो तापमान की इकाई क्या होता है? केल्विन होता है। केल्विन, तापमान की इकाई केल्विन। निम्न में से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऊष्मा का मात्रक कौन नहीं है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा का मात्रक नहीं है डिग्री सेल्सियस। ताप का ऐसा मात्रक अभी आपको बता चुके हैं, केल्विन होता है। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? केल्विन। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा से 1 किलो कैलोरी ऊष्मा से कितना ऊर्जा प्राप्त होती है? कितना बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा से कितना ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.2 गुना 10 के पावर 3 जूल। 4.2 गुना 10 के पावर 3 जूल होता है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर देखिए। अब अच्छा पीडीएफ निकलेगा, अच्छा बनाया गया है। ठीक है। जल प्रपात के आधास्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने लगता है। होने का कारण क्या है? तो होने का कारण है कि गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। जो गिर रहे होते हैं वो ऊष्मा में बदल जाती है। यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। ये एसएससी 2011 में पूछा हुआ, और अब नहीं बताएंगे कहाँ पूछा हुआ है, जो आप जानते हैं। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। तो क्या कारण है इसका? तो अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री तक वो बढ़ा सकता है। वो कहाँ तक? 42 डिग्री तक बढ़ा सकता है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा? बर्फ को दबाइएगा ना तो उसका गलनांक घट जाएगा, वो जल्दी नहीं गलेगा, गलनांक घट जाएगा उसका। अगला प्रश्न देखिए। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं। क्या कारण है इसका? तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि प्रसार गुणांक अधिक होता है। प्रसार गुणांक अधिक होता है, यानी द्रव तापमापी का प्रसार गुणांक अधिक होता है। गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज्यादा संवेदनशील होते हैं, क्योंकि गैस तापमापी का गुणांक क्या होता है? अधिक। गैस का, सॉरी, द्रव को बता दिया, गैस का तापमापी प्रसार गुणांक अधिक होता है। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सीवेक के प्रभाव पर। सीवेक के प्रभाव पर। अगला प्रश्न है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप किससे की जाती है? यानी सबसे ज्यादा तापमान को किससे मापते हैं? तो ये मापते हैं पूर्ण विकिरण उत्तम मापी से। उत्तम मापी से करते हैं। पूर्ण विकिरण उत्तम मापी से करते हैं। पूर्ण विकिरण उत्तम मापी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन के नियम पर। यह पूर्ण विकिरण तापमापी किस पे काम करता है? यह स्टीफन के नियम पर कार्य करते हैं। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का तापमान किस तापमापी से मापते हैं? यानी कि सूर्य की तापमान किससे मापते हैं? तो ये मापते हैं पूर्ण विकिरण उत्तम मापी तापमान, उत्तम मापी मीटर द्वारा। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों? तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है अल्कोहल का द्रव्यनांक निम्न होता है, कम होता है अल्कोहल का द्रव्यनांक। अगला प्रश्न देखिए। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जाता है? विकिरण जो पायरोमीटर है उसे कितना तक माप सकते हैं? तो ये माप सकते हैं 800 डिग्री से
800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक। थर्मोकपल द्वारा बनाया जाता है क्या? थर्मोकपल द्वारा क्या बनाया जाता है? दो अदृश्य धातुओं। थर्मोकपल किसके द्वारा बनाया जाता है? दो अदृश्य धातुओं के द्वारा बनाया जाता है। सूर्य का ताप मापा जाता है किससे? तो सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर से मापा जाता है। सूर्य का तापमान पायरोमीटर, क्योंकि सूर्य का तापमान बहुत होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो अभी आपको बताए थे पायरोमीटर किसे कहा जाएगा? तो विकिरण तापमापी को कहते हैं पायरोमीटर। ये यूपीपीसीएस 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में कौन सही है? ये भी एग्जाम में से पूछता है। तो ये सही है, F-32/9 बराबर C/5। F-32/9 बराबर C/5, ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक कितना होता है? क्वथनांक और हिमांक कितना होता है? तो क्वथनांक और हिमांक, क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना को कहा जाता है? तो परम शून्य ताप कहते हैं -273 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं। परम शून्य ताप किसको कहते हैं? -273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो केल्विन में कितना होता है? तो केल्विन में होता है 310 केल्विन। 310 केल्विन होता है, या ये से पूछा गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, आराम से पढ़िए क्योंकि थोड़ा सा लंबे लंबे प्रश्न है और ये घुमा घुमा के पूछते हैं, तो थोड़ा सा आपको उठपटांग टाइप के लगेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। प्रश्न है, एक फ़ारेनहाइट तापक्रम और दूसरा सेल्सियस तापक्रम के दो तापमापियों में सांख्यतः किस तापमान पर एक समान पाठ्यक्रम होंगे? यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कब बराबर होंगे? ये घुमा के पूछा है बस, -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। न्यूनतम संभव तापमान कितना है? न्यूनतम संभव तापमान कितना है, ये आपसे पूछा गया है। न्यूनतम संभव तापमान कितना है? तो ये हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का तापमान 212 फ़ारेनहाइट है, डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का तापमान कितना होगा? जो ही फॉर्मूला बताए थे उससे निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। हम आपको सिर्फ आंसर बता देते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल कितने डिग्री के बराबर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के स्केल पर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस को कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। यानी 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम ये फ़ारेनहाइट में है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा? तो जो फॉर्मूला आपको बताए थे ना अभी ऊपर, उसी से आप निकालिएगा। हम सिर्फ आंसर आपको बता देते हैं, ये हो जाएगा 36.89 डिग्री सेल्सियस। 36.89 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट ताप मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापमान कितना होता है? फ़ारेनहाइट पर बताना है आपको। तो फ़ारेनहाइट पर देखिए ऐसे कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस बराबर अभी बताए हैं आपको, याद है तो या तो होगा ही, क्योंकि अभी तो बताए हैं। तो कितना हो जाएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? दिल्ली में क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, तो मसूरी में क्या होगा? तो मसूरी में हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम। मसूरी में क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है ना, तो पहाड़ों पे ये क्वथनांक कम जाते हैं। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? फॉर्मूला जरूर याद रखें, जो अभी बताए हैं आपको लिख कर, इसीलिए लिख दिए थे आपको। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 60 डिग्री को बदलिएगा तो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो देखिए 98 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट 98।
0.6 होता है एक्यूरेट, लेकिन 98.6 ऐसा कुछ नहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन से यही होगा बस। ठीक है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्यों करते हैं? तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? जो धातु के चायदानी होते हैं, मतलब चाय छानने वाले होते हैं, उसमें लकड़ी का हैंडल लगा दिया जाता है या तो प्लास्टिक का लगा दिया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? तो आप जानते होंगे कि लकड़ी ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक, जिसके कारण से उसमें ऊष्मा नहीं आ पाएगा और हाथ नहीं जलेगा। खाना वाना आप बनाते होंगे, कभी देखे होंगे बनाते हुए भी। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। जब गर्म पानी उसमें डालेंगे मोटे कांच पर तो क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन क्या होता है? 0 से 10 तक बढ़ाएंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा? जल का आयतन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। पहले कम होगा आयतन, फिर क्या होगा? बढ़ेगा। यदि जल को इस बार 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? मतलब उल्टा कर रहे हैं, ठीक है ना? तो क्या होगा? जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा, फिर बढ़ेगा। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस तक पहले कम होगा और उसके बाद में बढ़ेगा। जब करें 10 से 0 डिग्री तक तो 4 से मतलब आयतन कमेगा कहाँ तक? 4 डिग्री सेल्सियस तक, और फिर क्या हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? आप जानते होंगे ठंडों में साइकिल का ट्यूब नहीं फटते हैं, लेकिन गर्मियों में क्यों अधिक फटते हैं? तो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। गर्मी के कारण क्या होते हैं? ट्यूब फट जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होगी? इसकी चौड़ाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप व्यवस्थित रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक जो घड़ियां हैं गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो इसका रीजन है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो लंबाई बढ़ेगा, दोलन में लगा समय भी बढ़ जाएगा। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा? तो कोटर का आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, गर्म करेंगे तब। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने के लिए छोड़ दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों? तो ये आपको पहले बता दिए पिछले वीडियो में। जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देख लीजिएगा जाकर, ठीक है ना? पहला चैप्टर आपको बता दिया गया है। कौन सा बताए थे? यांत्रिकी पढ़ा दिए, उसमें बताया गया है ये। तो जो नहीं देखे वो भी इंपॉर्टेंट बहुत सारे हैं, ठीक है ना? इसी तरह तो उसको भी जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी जमने पर फैलता है। पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है। इसीलिए आप देखे होंगे जो स्प्राइट होते हैं उसका बोतल, उसमें देखिएगा स्प्राइट थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि जब स्प्राइट जमेगा तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसीलिए उसको कम कर दिया जाता है पहले ही। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती है, इसका क्या कारण है? तो इसका वही कारण जो अभी बताया आपको, पाइप में पानी जमने पर फैल जाती है, यही कारण अभी बता दिया आपको। 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है? इसका रीजन ये है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर सिकुड़ती है। अगर जैसे देखिए ये है, ठीक, ये है 2 पटरी है, ये बगल में। अब गर्म होगा, इसमें ट्रेन चलेगी, गर्मी के दिन रहेगा और ट्रेन भी चलेगी और गर्म हो जाएगी, तो ये दोनों सट जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे गैप नहीं रहेगा तो कैसे सटेगा? मुड़ जाएगा। इसीलिए गैप रहेगा, जिस कारण से दोनों सट जाएगा और एक्सीडेंट नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडा करने पर सिकुड़ती है, संकुचित होती है। किसी झील की सतह का पानी
बस जमने ही वाला है, मतलब कोई झील का पानी जमने ही वाला है, झील के अंतः स्थल में जल का तापमान क्या होगा। यानी कि जमने लगेगा तो तापमान क्या हो जाएगा जल का, आपको बताना है। यानी 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा जल का तापमान, 4 डिग्री सेल्सियस। शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तो मछलियां और अन्य जीव कहाँ चले जाते हैं। आप जानते हैं कि कहीं कहीं पर एकदम बर्फ बन जाते हैं, तो मछलियां कहाँ चले जाते हैं, बर्फ में रह जाएंगे क्या, तो बर्फ में रह जाएंगे तो मर जाएंगे ना, तो कहाँ जाते हैं वो, तो मछलियां जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है, नीचे वाला नहीं जमता है। फिल्मों में ऐसा देखे होंगे, इंटरटेनमेंट एक मूवी है उसमें देखे होंगे आप, अक्षय कुमार का फिल्म है, ठीक है ना, तो उसमें देखिएगा उस टाइप से आपको दिखाया गया है कि नीचे पानी रहता है, ऊपर से बर्फ जम जाता है। 58 है, ऊष्मा के संचरण की विधि क्या है। तो ऊष्मा किस किस विधि से चलता है, चालन विधि से चलता है, संवहन से चलता है और विकिरण से चलता है। सभी माध्यम में अलग अलग चलते हैं, लेकिन ये चलने का सबका ये है, यानी सभी चालन, संवहन, विकिरण। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं, किस विधि में, तो विधि है ये चालन विधि से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, चालन विधि से। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किस विधि द्वारा होता है। द्रव और गैस में किस विधि से होता है, तो द्रव और गैस में संवहन विधि से होता है, द्रव और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किसके कारण, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ज्यादा, तो ये संवहन के कारण विद्युत केतली में संवहन, क्योंकि विद्युत केतली में रहेगा तो पानी रहेगा, तो संवहन किसमें, द्रव और गैस में संवहन से चलती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्न में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है, तो किस माध्यम से आती है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर, तो ये विकिरण विधि से आती है, विकिरण। तो आपको बता दें चालन, संवहन, विकिरण। चालन से कौन आता है, यानी कि चालन में जो पदार्थ के अणु होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक खुद नहीं जाते हैं, वो कहते हैं क्या, चालन। और संवहन किसको कहते हैं, संवहन कहते हैं द्रव और गैसों में जो ऊष्मा जाती है उसे संवहन कहते हैं, और सूर्य से जो हमारे पृथ्वी तक आती है उसे क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। समझ गए होंगे आप, नहीं तो आराम से देख लीजिए एक बार बढ़िया से समझ कर। निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो किसी माध्यम की आवश्यकता किसमें नहीं होगी बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विकिरण में इसमें किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है, विकिरण माध्यम में। और विकिरण से क्या होता है, सूर्य से जो ऊष्मा आती है वो माध्यम है विकिरण का। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसे माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, अभी आपको बताए हैं, बस ये प्रश्न को घुमा दिया गया है। तो माध्यम के कण गति नहीं करते हैं किसमें, विकिरण में, किसमें, विकिरण में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है पारा। कौन है, पारा सबसे अच्छा चालक है। अगला प्रश्न देखिए, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है। यानी कि चांदी का ऊष्मीय चालकता और तांबे की ऊष्मीय चालकता क्या होती है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक होती है, ऑप्शन बी, यानी चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबा की ऊष्मीय चालकता से अधिक होती है। ऐसे याद रखेंगे, चांदी तांबा से महंगा है, मतलब अधिक महंगा है, ऐसे याद रखेंगे। बोलोमीटर से क्या मापते हैं, बोलोमीटर, बोलोमीटर से मापते हैं क्या, ये मापते हैं, बताइए, ये बोलोमीटर से मापा जाता है ऊष्मीय विकिरण को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऊष्मीय विकिरण है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है। आप जानते होंगे कि ठंडा के दिन में लोहा छुइएगा और लकड़ी छुइए तो ज़्यादा ठंडा कौन रहेगा, लोहा। ऐसा क्यों, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ऐसा इसीलिए कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसमें ज़्यादा ऊष्मा का चालन करता है, लकड़ी तो कुचालक है।
कड़े जाड़ों में झील की सतह हिमशीती हो जाते हैं, यानी कि जो झील होते हैं ऊपर वाला पानी ये बर्फ बन जाते हैं, किंतु तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? यानी कि नीचे पानी ही रहता है, यह किस कारण से होता है? तो इस कारण से होता है कि झील की सतह और वायु का तापमान एक जैसा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। झील की सतह और वायु का तापमान एक जैसा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन बी नहीं होगा इसका, ठीक है ना, गलती हो गया, माफ करिए, ठीक है ना, हम भी इंसान हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होती है। जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होती है, हम भी इंसान हैं, ठीक है ना। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या हो गई? बंद करके चला रहे हैं कमरे को, बंद करके चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो बंद करके जब चलाएंगे ना तो ये कमरा गर्म हो जाएगी। बंद कमरा रहेगा तो गर्म हो जाएगा कमरा। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? यानी फ्रिज का दरवाजा खोल देंगे तो क्या हो जाएगा कमरे का तापमान? ये आपको बताना है। तापमान बढ़ जाएगा। तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मत समझिए कि ठंडा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बीपीएससी में पूछा है, 2022 में लेटेस्ट है ये, ठीक है ना। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होनी चाहिए? ताप चालकता उसकी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ताप चालकता क्या होनी चाहिए? कम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक निम्नलिखित में से कौन है? तो समुद्री पानी है। समुद्री पानी, समुद्री पानी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है ये संवहन। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? सबसे अच्छा चालक कौन है निम्नलिखित द्रवों में? अभी बताया था आपको, पारा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? सूर्य जो विकिरण है उसमें कौन सा भाग है जो सोलर कुकर को गर्म करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए इस पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अवरक्त किरण। बी अवरक्त किरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्यों? जो ठंडे के दिनों में कपड़े होते हैं हमें गर्म रखते हैं क्यों? यानी शरीर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकता है, ये बाहर निकलने से रोकता है। ये धूप से बचने के लिए छतों में रंग संयोजित निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? यानी धूप से बचने के लिए सबसे अच्छा रंग कौन सा होना चाहिए? तो कौन सा पेंट होना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। तो ऊपर क्या होना चाहिए? सफेद होना चाहिए। आप देखे होंगे छतों पे, मतलब छत के ऊपर से नहीं नीचे से ही करता है। आप समझदार हैं, कहाँ करते हैं पेंट जो? तो कौन सा करते हैं? उजला वाला करते हैं। और दीवारों पे करते हैं कोई और कलर से कर देते हैं, लेकिन ऊपर क्या करते हैं? उजले वाले, क्योंकि ज़्यादा गर्मी ना पहुंचाए। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं? अधिक गर्मी को महसूस कर सकते हैं। अधिक गर्मी को महसूस कर सकते हैं। काला वाला आदमी को ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगा, लेकिन उजरका आदमियों को ज़्यादा गर्मी लगेगा, क्योंकि काले वाले आदमी में मेलानिन ज़्यादा है, ये रोक के रखता है, ठीक है ना। ये गर्मी को कंट्रोल कर लेता है मेलानिन, लेकिन इसमें कम मेलानिन होते हैं उजला वाले में, जो सफ़ेद होते हैं, तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा धूप को वो। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहरिया में होता है। क्या इसका कारण है? सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरियां तय करनी पड़ती है, यही कारण है, ठीक है ना। सुबह में ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है, यही कारण है कि सुबह का ज़्यादा तापमान नहीं रहता है और दोपहर का ज़्यादा रहता है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, ठंडा क्यों होते हैं? क्या कारण है इसका? इसका कारण है उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देता है। और काला वाला जो होते हैं, काला वाला कपड़ा जो होते हैं, उसके पास जो भी प्रकाश आएगा ना वो अपने में कंट्रोल कर लेगा, वो रख लेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए काला नहीं पहनना चाहिए गर्मियों के दिन में, उजला पहनना चाहिए। ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगा आपको, गर्मी तो लगेगा लेकिन ज़्यादा नहीं लगेगा। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, यानी ऊनी कपड़ा गर्म होता है सूती वस्त्र से, ऐसा क्यों?
ऐसा इसीलिए कि ताप के अच्छे रोधक होते हैं, यानी कि ताप को रोक के रखता है सूती वस्त्र। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में अब पानी गर्म हो रहा है, उसको से जला एक भाप से जला, तो उसमें सबसे ज़्यादा कष्ट होता है भाप से जलने वाला। रीजन क्या है? तो इसका रीजन है कि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, छिपी हुई ऊष्मा होती है भाप में। आप रोटी जब बना रहे होंगे तो फूल जाती है रोटी, तो फूलने के बाद आप उसको उंगली से उसको फोड़िए, फूला हुआ को, देखिए कितना जलता है। एक बार ट्राई करके देखिएगा, पता चलिए जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसी स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हुआ है किससे? किससे भरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठंडे जलों से। यानी आप ठंडा जल अगर मतलब खरीदिएगा, देखते हैं बहुत ठंडा है, तो लगेगा ना कि बाहर भी थोड़ा थोड़ा छिड़काव टाइप का उसमें निकल रहा है, आप देखे होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठंडे जल से। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? यह नियम है किर्कहॉफ का नियम है। किर्कहॉफ का नियम है, किर्कहॉफ, ऐसे किरचॉफ का भी बोल सकते हैं, इसको किर्कहॉफ है। अगला प्रश्न है, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, इसका किसका नियम है? किसका नियम है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन का नियम है। ये स्टीफन का नियम यही है, जो ये दोनों सेम प्रश्न है, बस इसको लंबा लिख दिया, इसे छोटा लिख दिया है। स्टीफन का नियम क्या है? स्टीफन का नियम क्या है? तो स्टीफन का नियम है ई समानुपाती है, ये ई समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती टी पर पावर 4, ई समानुपाती टी पर पावर 4 स्टीफन का नियम है। ठीक है, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम किसका है? यह नियम है न्यूटन का शीतलन नियम है, न्यूटन का शीतलन नियम। 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। न्यूटन का शीतलन नियम तभी लागू होता है जब न्यूटन का शीतलन नियम कब लागू होता है? ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो, ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो तो न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है। अगला प्रश्न, गर्म जल 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडा होने में 10 मिनट लगता है। 90 से 80 डिग्री तक सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लगता है, तो 80 से 70 डिग्री तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा, 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा। थर्मस फ्लास्क जो होते हैं, इसका आविष्कार किसने किया है? थर्मस फ्लास्क का, इसमें ठंडा पानी ठंडा रहेगा और गर्म पानी गर्म रहेगा। तो इसका निर्माण किसने किए थे आविष्कार? दीवार, उसमें दीवार होते हैं, याद रखना, ऐसे एक दीवार होते हैं, उसके बीच में देखिएगा मोटा टाइप का लगेगा, तो दीवार रहता है उसमें फ्लास्क में, यानी याद रखेंगे दीवार, यानी दीवार याद रखेंगे, दीवार राइट आंसर हो जाएगा इसका। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है। गर्म है तो गर्म ही रहेगा उसमें, जो मिल्टन का आप सब देखे होंगे, ऐसे मिल्टन ज़्यादा फेमस है तो इसीलिए नाम ले रहे हैं उसका, कि गर्म रहेगा तो उसमें गर्म ही रहेगा, ठंडा रहेगा तो ठंडा ही रहेगा पानी या दूध, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है उसमें। क्या कारण है इसका? जिसका कारण है कि ए और बी दोनों संचालन और संवहन एवं विकिरण है, संवहन एवं तीनों, चालन, संवहन, विकिरण तीनों। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है। आंतरिक दीवारें चमकीली क्यों होती है? तो चमकीली होने का रीजन है विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकता है, हानि को क्या करता है? रोकता है। अगला प्रश्न देखिए, थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती है। यानी कि जो आंतरिक दीवार है और बाह्य दीवार, ये दोनों ऊष्मा को निकलने से रोकती है और जाने से भी रोकती है। इस कारण से उसमें गर्म का गर्म, ठंडा का ठंडा रहता है।
किस विधि से उष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलाई किया जाता है? उसको देखिएगा, थर्मस फ्लास्क पर कलाई किया जाता है तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी उष्मा क्या कहलाता है? तो लगी उष्मा क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए विशिष्ट उष्मा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है? सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल में। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि इसका क्या कारण है? क्योंकि जल की विशिष्ट उष्मा धारिता काफी अधिक होती है। क्योंकि जल की विशिष्ट उष्मा धारिता काफी अधिक होती है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का भी व्यवहार किया जाता है। पानी उसमें डाला जाता है। रेडिएटर में क्या डाला जाता है? पानी। आप जनरेटर देखे होंगे, उसमें पानी डालते हुए, वही रेडिएटर है। तो उसमें क्यों पानी डालते हैं? तो पानी की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है। पानी की विशिष्ट उष्मा क्या होती है? अधिक होती है। इस कारण से उसमें पानी डालते हैं। निम्न तापी इंजन जो होते हैं, निम्न तापी इंजन, वो कहाँ प्रयोग करते हैं? तो निम्न तापी जो इंजन होते हैं उसका प्रयोग करते हैं रॉकेट प्रौद्योगिकी में। रॉकेट प्रौद्योगिकी। निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? निम्न तापी परीक्षण, तो निम्न तापी परीक्षण किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस पर। -196 डिग्री सेल्सियस पर। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। न्यून तापमानों का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो न्यून तापमानों का उपयोग करेंगे अंतरिक्ष यात्रा, शैलकर्म एवं चुंबकीय प्रोत्यापन में, अंतरिक्ष यात्रा में, शैलकर्म में और चुंबकीय प्रोत्यापन में न्यून तापमान का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा घुमा घुमा के पूछता है ये, क्योंकि ये हाई लेवल का है ना, इसीलिए। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले, यानी बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलता है, क्या कहलाता है? ये तो जानते होंगे, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेट पदार्थ क्या है? ये सभी हैं। कपूर को ऊर्ध्वपातित किया जाता है, नेफ्थलीन को किया जाता है, अमोनिया क्लोराइड को किया जाता है। इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाएगा। तो ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाएगा यानी गल जाएगा ना। तो गल जाएगा तो क्या हो जाएगा? गलनांक। क्या हो जाएगा? गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो भाप में बदल जाएगा, यानी द्रव बदल जाएगा भाप में, भाप यानी वाष्प में बदल जाएगा। तो यह क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्वथनांक। ठीक है। गलेगा तो गलनांक। पदार्थ यानी ठोस, देखिए समझा देता हूं आपको। सॉलिड, एक होता है लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड होगा यानी ठोस से द्रव होगा तो क्या कहलाएगा? गलनांक। और अगर द्रव से गैस होगा तो क्या कहलाएगा? क्वथनांक होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देंगे तो उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका गलनांक घट जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं? तो उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं? निम्न होते हैं, कम होते हैं। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभी बताएं आपको। द्रव से वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाष्पन। ऑप्शन बी। ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाएगा? तो गलता है। ठोस से द्रव में गलता तो क्या हो जाएगा? गलन कहलाएगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा? दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक पूछ रहे हैं हम आपसे, तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक घटेगा। आप द्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी तो बताए थे आपको। बस
घुमा दिया है, आप द्रव लिख दिया है, अशुद्धि लिखना चाहिए था इसको, यानी कोई और पदार्थ लिखना चाहिए था, जिससे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पानी कब उबलता है, पानी कब उबलना शुरू हो जाता है? तो पानी उबलता है जल का स्थिति वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है, वातावरणीय दाब के बराबर होता है, तब दाब मतलब जल उबलना शुरू हो जाता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु कितना है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु कितना है पानी का? तो ये है 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन। ऐसे 273 रहेगा तो राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन एक्यूरेट 16 केल्विन होता है। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? वाष्पीकरण होगा तो उसका तापमान क्या होगा, घटेगा। वाष्पीकरण होगा तो तापमान घट जाएगा। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहलाता है? तीनों संतुलन में रहेगा, क्या कहलाएगा, त्रिक बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तीनों तो त्रिक बिंदु। वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर नहीं करेगा, बताइए। वाष्पीकरण का दर द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा, संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? चावल को पकाइएगा तो कहाँ अधिक समय लगेगा, यानी पहाड़ों पर, यानी माउंट एवरेस्ट पर अधिक समय लगेगा चावल को पकाने में। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है किस पर? वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? तो द्रव के ताप पर करती है, वायु के ताप पर करती है, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर करती है, यानी सभी पर करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक होता है जल की खुली सतह के ऊपर दाब पर निर्भर करता है कि कितना होगा, जो ठीक है ना, उसके क्या पर करता है, दाब पर निर्भर करता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ क्यों गिरते हैं? तो ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ गिरने का कारण है कि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। जलवाष्प जमकर क्या हो जाती है, बर्फ बन जाती है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? एक साथ नहीं पिघलता है वो, जब बर्फ बनता है तो वो धीरे धीरे पिघलता है। कारण क्या है? तो कारण है यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, यानी कि जो भी ऊष्मा मिलता है उसको परावर्तित कर देता है, भेजा देता है, लौटा देता है। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है, क्यों? मतलब किसी चीज को पकाइएगा तो अधिक समय लगेगा पहाड़ों पे, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ऑप्शन डी, वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम, याद रखिएगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते हैं। जब तेज हवा चलते रहेगी तो ओस नहीं बनता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है वाष्पीकरण की दर तेज हो जाता है। हवा चलता है तो वाष्पीकरण की दर क्या होता है, तेज। आप कपड़ा सुखाने के लिए छोड़ दीजिए हवा में, वो जल्दी सूखेगा। एक आप शांत जगह छोड़ दीजिए, वो जल्दी नहीं सूखेगा। यानी हवा में वाष्पीकरण की दर अधिक हो जाती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कपूर जैसी आए ऊर्ध्वपातन बोल देना है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, तो देखिएगा वाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है, वाष्पीकरण के कारण। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, रीजन क्या है इसका? टुकड़े आपस में क्यों चिपकते हैं? अधिक दाब से होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अधिक दाब से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो अभी बताए हैं कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी के सतह में क्या परिवर्तन होगा? तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है, रीजन क्या है? ये जल का क्वथनांक अधिक बढ़ जाता है, इसमें जल का क्वथनांक अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी
महसूस करता है। आर्द्रता से क्या करता है? परेशानी महसूस करता है। रीजन क्या है इसका? तो आर्द्रता से परेशानी महसूस करने का कारण है पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। ये पसीना जल्दी जल्दी नहीं सूख पाता है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पहले उसके बाद से बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी उसके क्वथनांक से पहले बाद से बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। कितना से? पहाड़ों पर कितना डिग्री से? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही पर पानी उबलना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, क्या कहलाता है? तो क्या होता है? क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गुप्त ऊष्मा। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव में बदलने को क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे ठोस के गलन गुप्त ऊष्मा। ठोस के गलन गुप्त ऊष्मा। और देखिए, आपको थोड़ा सा भी कोई परेशानी हो आवाज़ में हमारे या पढ़ाने के तरीका में, तो कमेंट में ज़रूर भेजिएगा हमें कि कैसा लगा आपको, ठीक है ना? तब तो पता चलेगा कि हम कैसा पढ़ाते हैं। ऐसे कैसे पता चलेगा हमें कि हम कैसा पढ़ाते हैं? अपने हिसाब से तो हम अच्छे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप बताइएगा मेरी कमी, उसे सुधार जरूर किया जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो इसका होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 80 कैलोरी, याद रखिएगा, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। 80 कैलोरी प्रति ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? वाष्प की, तो वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। 536 कैलोरी प्रति ग्राम होता है वाष्प की गुप्त ऊष्मा। भाप से अधिक जलता है, अभी बताएं आपको, भाप से अधिक जलता है उबलते हुए जल से, यानी कि गर्म पानी से थोड़ा सा कम जलेगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा जल जाएगा। किससे? ये भाप से जल जाएगा, उसके भाप से। क्या कारण है इसका? तो भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, आपको बता दिए हैं। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम को किसने दिया? मतलब किसे संरक्षित है? दिया तो न्यूटन है, किसे संरक्षित है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा। अगला, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गति के किस नियम से मिलती है? ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से मिलती है। रुद्धोष में परिवर्तन में क्या होता है? रुद्धोष में परिवर्तन में होता है ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। ऊष्मा क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। समतापीय परिवर्तन, समतापीय परिवर्तन क्या होता है? समतापीय परिवर्तन होता है ताप अपरिवर्तित रहती है। ताप क्या रहती है? अपरिवर्तित। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम क्या है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम है एक समान ताप बनाए रखना, थर्मोस्टेट का काम है। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध है? किससे संबंधित है? किसने दिया था ये मामला? ताप गतिकी के प्रथम नियम, तो ये दिए थे ऊर्जा संरक्षण के नियम संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। सूर्य का सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस, ये केल्विन में लिखा हुआ है, गलती लिखा हुआ है, ठीक है ना? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न देखिए, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? जब पानी में नमक मिलाएंगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा लेकिन जमाव बिंदु घट जाएगा। क्वथनांक बढ़ेगा, जमाव बिंदु घटेगा। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? तो गर्म में पंखा चलाने से हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, इस कारण से। कमरे को ठंडा किया जा सकता है किससे? तो कमरे को ठंडा संपीड़ित गैस को छोड़ने से हो सकता है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, क्या हो? ऊष्मा का सबसे ज्यादा अवशोषण कब करेगा? तो कब करेगा सबसे ज्यादा? वह काला हो और खुरदरा हो, यानी कि चिकना ना हो, काला और चिकना ना हो। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम
सेंटीग्रेड तापमान का दुगना होता है? कितना पर होता है बताइए? यानी किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दुगना होता है? कितना पर होता है दुगना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दुगना होता है। थर्मोमीटर में आमतौर पर पारा का प्रयोग किया जाता है। क्यों पारा का ही क्यों प्रयोग करेंगे थर्मामीटर में? थर्मामीटर देखे होंगे आप सब, जब बुखार लगता है तो डॉक्टर जो आपके तापमान को चेक करने के लिए आप में जो लगाते हैं थर्मामीटर, उसी को कहते हैं। तो वो क्यों लगाते हैं? उसमें पारा रहता है, तो पारा ही क्यों उसमें डालते हैं? क्योंकि उच्च चालकता होती है पारा की। पारा की क्या होती है? उच्च चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बीपी क्या होता है? तो अशुद्धियों के कारण ये बढ़ जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। एक धूप वाले दिन किसी स्थान का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 113 है। इस तापमान का केल्विन संकेत क्या होगा? तो केल्विन में क्या होगा इसका? तो केल्विन में हो जाएगा 318 केल्विन। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, अभी आपको बताए हैं। क्या रीजन है? अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान बढ़ जाता है। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है पिंडों के यानी पिंड के द्रव्यमान पर, यानी द्रव पर। गर्मियों में सफेद कपड़ा पहनना चाहिए क्योंकि आराम मिलता है। ऐसा क्या है इस सफेद में? ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्माओं को परिवर्तित कर देता है, भेज देता है, इसीलिए। ठीक है। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो काला रंग ज्यादा अवशोषण करता है ऊष्मा को, ठीक है ना, इस कारण से छोड़ा जाता है। काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक है और उजली ज्यादा नहीं है, इसलिए उजला कपड़ा पहनना चाहिए, ज्यादा गर्मी नहीं लगेगा आपको। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? यानी एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होगी? श्वेत जो होगी ये ज्यादा अवशोषण नहीं करेगी किसी भी ऊष्मा को, श्वेत वाले। और चिकनी क्या होगा? ये भी अवशोषण नहीं करेगा, यानी कि दोनों क्या करेगा? दोनों भेजाएगा, मतलब भेज देगा, रिटर्न नहीं करेगा। आंसर क्या होगा ये आपको बताता हूँ। ताप की खराब अवशोषक है और अच्छी परावर्तक है, यानी कि भेजने का काम है किसको? ये चिकनी वाली को। और ये भी भेजने का काम करता है कौन? यानी अवशोषण नहीं करता है, परावर्तन ही कर देता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किसी द्रव के बाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करता है? बाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करता है? वायुमंडल में उघड़े हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों पर। वायुमंडल में उघड़े हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस नापने हेतु उपयुक्त किए जाते हैं वह क्या है? 2000 तक माप सकता है डिग्री सेल्सियस, वह क्या है? तो वो है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है। ये पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? पारा के विकल्प रूप में अगर पारा नहीं रहेगा तो क्या लगा देंगे? गैलिस्टीन। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म करती है। अगर ठंडा का दिन है ना तो एगो मोटा कपड़ा नहीं पहनिए, उसके बदले 2 पतले, उससे पतला 2 पहन लीजिए, आपको ज्यादा गर्मी महसूस होगी। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन यह है कि 2 कमीजों के बीच वायु की प्रतिरोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। जैसे थर्मोफ्लास्क नहीं होते हैं, उसमें 2 लगा दिए जाते हैं, अब बीच में निर्वात हो जाते हैं। जब 2 पहनिएगा तो बीच में निर्वात टाइप का थोड़ा सा हो जाएगा, इस कारण से वो थोड़ा गर्मी महसूस करेगा। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? सबसे ज्यादा ऊष्माधारिता किस में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षाकृत आर्द्रता क्या होगी? तो आर्द्रता में क्या परिवर्तन आएगा? ये आर्द्रता घट जाएगी, यानी तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता जाहिर सी बात है घट जाएगी। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होता है? केल्विन के बराबर। 300 केल्विन के बराबर कौन होता है? 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन के बराबर होता है। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में बदलना, किससे? द्रव से गैस में बदलने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? बाष्पन की गुप्त ऊष्मा।
ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी, काला बॉडी, ब्लैक बॉडी किसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल उच्च तरंगदैर्ध्य। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस होती है? शीत ऋतु में तो ज्यादा ठंड कब महसूस होगा? अगर ठंडा के दिन है और कौन सा मौसम होगा तो ज्यादा ठंडा लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो साफ मौसम में ज्यादा ठंडा लगेगा, साफ मौसम में। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए तापमान में कितना जोड़ना होता है? यानी केल्विन में जो बदलना है तो 273 जोड़ना होता है। कितना? 273 जोड़ना होता है। आप पढ़े होंगे तो याद होगा आपको। सॉरी, जोड़ना नहीं होता है बल्कि घटाना होता है। क्या होता है? घटाना होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, घटाना होता है। सॉरी, ठीक है ना, उल्टा था इसलिए हम उल्टा बोल दिए हैं। अगला प्रश्न होता है, क्या कर दिए हैं? कहां तक थे? लगता है गड़बड़ कर दिए थोड़ा सा। चलिए, यहां था बर्फ के 2 बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बुरादे में रीजन क्या है? तो बुरादे में पैक करने का कारण है बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो किस क्रिया के कारण? बाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतलन की दर करती है बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच अंतर पर। शीतलन की दर किस पर निर्भर करता है? बॉडी और उसके आसपास के बीच ताप में अंतर। अगला प्रश्न देखिए, पसीना शरीर को ठंडा करता है, क्यों? तो पसीना ठंडा करने का कारण है बाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। बाष्पीकरण के लिए क्या होती है? गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यदि एक प्रणाली का तापमान केल्विन में 100 और सेल्सियस में 22 है तो क्या हो जाएगा? देखिए, C बराबर होता है 273 प्लस K या K प्लस 273। तो इसमें क्या हो जाएगा? C बराबर, और C किसको माने हैं? केल्विन को नहीं माने हैं, 22 को माने हैं। यानी अगर 22 बराबर लिखेंगे, X बराबर क्या लिखेंगे? तो देखिए, ये तो होता है अगर हम K को कह देंगे X है तो X कर देंगे, यानी C माइनस यानी 273 करेंगे। कौन सा इससे ऑप्शन हो जाएगा? आप फॉर्मूला पे याद कर लीजिएगा जी, ठीक है ना। ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। X बराबर क्या? 273 प्लस 22। बस बात वही है, X वाई कर दिया। ये 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? 14 डिग्री फ़ारेनहाइट ये होता है 10 डिग्री सेल्सियस के माइनस 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। दो पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेल्सियस है। डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना हो जाएगा? यानी 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कितना कहेंगे? तो फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री फ़ारेनहाइट कहेंगे। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस में कितना होगा? तो सेल्सियस में हो जाएगा इसका 93.3 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, यदि दिए गए द्रव के पृष्ठ से बाष्पीकरण कम अधिक तेजी से होता है तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा तापमान उच्च हो और द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बृहत हो। निम्न किस प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है? कार्बोरेटर का उपयोग किसमें कर देते हैं? तो कार्बोरेटर का उपयोग करते हैं ऑप्शन सी, पेट्रोल इंजन में। और पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर रहता है और रेडिएटर किस में रहता है? रेडिएटर रहता है डीजल इंजन में, ठीक है। चलिए, वीडियो खत्म हो गया है। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं कृपया लाइक कर दें, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, कमेंट में एक अच्छा सा कुछ कमेंट कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए शेयर अपने दोस्तों के पास। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।